अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट सेट्स। इसमें हम सेट्स का चैप्टर देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज बनाने का मकसद है उन तमाम कैंडिडेट्स की रहनुमाई करना जो वन पेपर की तैयारी के लिए या टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐसे टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन लोगों की, इन कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए, तैयारी के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज भी जारी है और इसके साथ साथ हम प्रॉपर सेशन के थ्रू तैयारी भी करवाते हैं जो ज्यादा डिटेल्ड होता है। प्रैक्टिस टेस्ट उसमें होते हैं ताकि कैंडिडेट्स किसी भी किस्म की मिस्टेक से बच सकें। तो हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सेट्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6 और क्लास 7 के लेवल पर, जो आसान था। उसमें हमने सेट को डिफाइन करना सीखा, कॉमन सेट्स जितने भी होते हैं हमने उनको देखा, उनको स्टडी किया। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट देखा जिसमें प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स और सुपरसेट्स का कॉन्सेप्ट था। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सबसे पहले सेट की नोटेशन को डिस्कस करेंगे। सेट की नोटेशन, कि आप सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। भाई सेट को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि आप कहें कि आपका ये जो सेट है n, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर हम कह सकते हैं सेट ए सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। हम डिस्क्राइब अगर कर रहे हैं तो ऐसी फॉर्म को, ऐसी एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप सेट के इस तरीके से लिखो कि करली ब्रैकेट के अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, उसे हम टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है जिसमें हमने नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। या फिर हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 4, 6, 8, हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म है। आज हम एक तीसरा तरीका देखेंगे किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने का, जिसमें हम सेट को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं बगैर उसके सारे एलिमेंट्स लिखे। इसमें लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेट n है, आप लिखेंगे n सेट इक्वल टू करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर आप एक वेरिएबल यूज करेंगे कि x उस सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं, और आगे हम x को डिस्क्राइब करेंगे कि x किस टाइप के हो सकते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और इवन नंबर्स और ऑड नंबर। हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है नेचुरल नंबर्स की, तो हमने कहा है कि x सेट n इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कि x कोई नेचुरल नंबर है या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समटाइम हम इस लाइन की बजाय, जिसे हम सच दैट पढ़ते हैं, समटाइम हम ये लाइन ही लगाते हैं, हम इस तरह कोलन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आगे हम उसको देखेंगे। यहां पर हमारे लाइक कुछ चीजें हैं जिन्हें हमने याद करना है कि कौन सा सिंबल किस वर्डिंग में पढ़ा जाता है। तो ये जो आप सीधी लाइन इस तरह यूज करते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब है स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है लार्जर देन और इक्वल टू। और इसको आप पढ़ेंगे, इसको एक्चुअली एंड, और अगर इस तरह लिखेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे और। तो ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है y इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन इंटीगर। x कोई इंटीगर है, और उसके बाद यह है कि x इज लार्जर देन -4। तो हमने इंटीगर्स लिखने जो -4 से बड़े हो, तो -4 से बड़ा है -3, उससे बड़ा है -2, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा है 0, फिर 1, फिर 2, और आगे उन्होंने खत्म होने की कोई शर्त रखी नहीं, तो ये हम इसे कंटिन्यूअसली लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास t। t इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन ओड नंबर। x हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है। तो हम कहते हैं t इज इक्वल टू एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए आप वैसे तो o यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम सेट के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं कि t x बिलोंग्स टू t एंड दूसरी शर्त उन्होंने ये दी है कि 5 इज इक्वल टू और स्मॉलर देन x एंड x इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 11। तो इस सेट में हमारे पास ओड नंबर आने हैं जो कि 5 से शुरू हो सकते हैं और 11 तक जा सकते हैं। तो 5, 7, 9 और 11। एक्चुअली ये सेट हमारे पास ये वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आप इसे A E I O U की फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो ये हमारे पास होगी सेट की बिल्डर फॉर्म।
नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि क्या हम सेट्स को वेन डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, तो हम इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। कहते हैं 5 सेट अपनी चॉइस के लिखे हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कुछ टेबुलर फॉर्म में, कुछ सेट बिल्डर नोटेशन में, आप लिख सकते हैं, हजारों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेट्स हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है जिसमें x की शर्त ये है कि वो या तो 9 से छोटे हो या 9 के बराबर हो। तो हमने नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिखना है जो कि 1 से शुरू होगा और मैक्सिमम वो 9 तक जा सकता है, 9 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इट इज स्मॉलर देन x और इक्वल टू x। नेक्स्ट है x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, और जो x की लिमिट उन्होंने दी है एंड वो ये दी है कि x इज स्मॉलर देन 20। हमने 20 से छोटे प्राइम नंबर लिखना है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। सारे एलिमेंट लिखना चाहें तो सारे भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, 3, 5, और 5 के बाद आप इसे चले 7 लिखना चाहें तो 7 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप 19 पे आ जाएं, लेकिन ये इस तरीके से लिखना जरा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम पहले वाले को लिखते हैं E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। तो हम कहते हैं E इज इक्वल टू x, यानी कि x E इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। उन्होंने कहा ही नहीं कि किससे छोटे हो किससे बड़े हो। नेक्स्ट है t का हमारे पास, और यहां पर ये नेचुरल नंबर्स ले लें या ओड, ये ओड नंबर है इनफैक्ट। तो t x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर एंड 101 इज इक्वल टू और स्मॉलर देन x एंड x इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 109। तो ये आपका सेट कंप्लीट हो जाता है। बाकियों को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। आगे वेन डायग्राम्स वाला क्वेश्चन है जो हमने नहीं करना। इसके बाद है कुछ कॉमन सेट्स, तो इन्हें आपने याद कर लेना है कि कौन से कॉमन सेट्स हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट n से शो होता है, होल नंबर्स का w से, इंटीजर्स का z से, पॉजिटिव इंटीजर का z पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स का z नेगेटिव, इवन नंबर्स का e से, ओड नंबर्स का o से, प्राइम नंबर्स का p से। तो इस तरीके से हम सेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमारे पास q होता है। q हमारे पास सेट है रैशनल नंबर्स का। q प्राइम हमारे पास होता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स का। r हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। सब सेट ऑफ अ सेट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं लेकिन अगेन एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी सेट को हम किसी दूसरे सेट का सबसेट उस सूरत में कहेंगे अगर पहले सेट के पास जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट्स के पास भी सारे के सारे हों। हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम कहते हैं एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2। दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों अगर इसके पास मौजूद हैं, तो हम कहेंगे A इज सब सेट ऑफ B। अच्छा, अगर A के पास B के सारे ही एलिमेंट्स हों और B के पास A के सारे एलिमेंट्स हों, तो तब हमने कहना था कि A इज सब सेट ऑफ B, लेकिन हमने नीचे ये लाइन लगा देनी थी जिसका मतलब होना था कि ये उसके बराबर भी है। तो इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये है कि ये सेट A है, ये सेट F है, तो हम कहते हैं सेट A इज सबसेट ऑफ B, सेट F इज आल्सो सबसेट ऑफ B और सेट D इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट B। तो ये हमारे पास सबसेट्स हो गए। अब हमने ये देखना है कि किसी भी सेट के मैक्सिमम सबसेट्स कितने हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि ये जो खाली सेट होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। ये आपके पास सिंबल बना हुआ है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। फिर एक सेट के पास जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने उसके सिंगलटन सेट्स भी बन जाते हैं। फिर आपने 2-2 के सेट बनाने होते हैं, फिर 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के। तो अगर आपने ये देखना हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो आपने ये देखना है कि उसके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, उसके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर किसी सेट के पास 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स बन सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर किसी के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगर किसी के पास 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हमने इधर ऊपर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेना है और उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है सबसेट्स बनाने का। फिर है पावर सेट।
ऐसा सेट जिसके पास किसी भी सेट के सारे सबसेट्स हो, यानी कि मैंने इसके सबसेट लिखने हैं। इसका पहला सबसेट है 5, दूसरा सबसेट है 0, तीसरा सबसेट है 1, उससे अगला सबसेट है 0 और 1। अब ये जितने भी सबसेट्स हैं, अगर मैं इसको एक सेट की फॉर्म में इकट्ठे लिख लूं इस तरह, तो ये हमारे पास बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट वो होता है जिसके अंदर किसी भी सेट के सारे सबसेट्स मौजूद हों। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये फिर सिंबल्स आ गए कि इनको कैसे पढ़ना है। तो इसको पढ़ना है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ना है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है नॉट अ सबसेट, इसका मतलब है इक्विवेलेंट टू, कि ये इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। और इसका मतलब होता है सुपर सेट। तो इस तरीके से हम इन सेट्स को लिख सकते हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज है, कहते हैं ट्रू और फॉल्स बताते जाएं। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये ट्रू है। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ A हैज 2n-1 एलिमेंट्स। रॉन्ग, 2 रेज़ टू पावर n होना चाहिए था। इफ x इज एलिमेंट ऑफ x देन x इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, तो ये लाजमी तौर पर उससे बिलोंग करेगा अगर ये उसका एलिमेंट है। इफ A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन पावर सेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट B, तो ये भी ठीक है। यानी कि अगर हम कहना कि सेट A सेट B का सबसेट है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसका जो पावर सेट है ये सबसेट होगा इसके पावर सेट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट x इज इक्वल टू -1 0 1 2, इट हैज 12 पॉसिबल सबसेट्स। चेक कर लेते हैं, इसके पास है 4 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 4, इसके 16 सबसेट बनने चाहिए, तो ये बात गलत लिखी हुई है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद सेट्स के कुछ ऑपरेशंस। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जो आपने पहले पता नहीं कितनी दफा पढ़ी हैं। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की पढ़ी थी कि 2 + 3 = 3 + 2, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स आ गई यूनियन के हिसाब से, यानी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। आप इसे इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सेट्स की, यूनियन के एतबार से भी और इंटरसेक्शन के एतबार से भी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने कुछ यूं पढ़ी हुई है अलजेब्रा में कि A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। तो आप इसे यूं कर सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B और फिर यूनियन C। यहां पे आप इसे इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B, चले इसे पहले लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जब आपने तीनों सेट्स में यूनियन लेना है या तीनों सेट्स में इंटरसेक्शन लेना है, तो तरतीब आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं यूनियंस की और इंटरसेक्शन की। फिर ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने पहले अलजेब्रा में कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि A × B × C इज इक्वल टू, या फिर आप इसे एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाहें तो हम कर लेते हैं A × B + C इज इक्वल टू A × B प्लस A × C। तो यहां पर आप पढ़ने जा रहे हो कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B। हमने इनका जिस तरह इकट्ठा लिखा था, इनका इकट्ठा लिखेंगे इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन। आप दूसरी पढ़ सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ओवर यूनियन। तो वो हमारे पास हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये आपने इस तरीके से ये याद कर लेनी प्रॉपर्टीज, इसके लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस में नहीं पढ़ना सॉल्यूशंस वगैरह में। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ सेट A। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? अब अगर हम A का कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से हमने A को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो A का कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि A के कंप्लीमेंट के पास A का कोई एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है डी मॉर्गन। ये अगस्टस डी मॉर्गन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे 19वीं सदी के। इन्होंने डी मॉर्गन लॉज दिए, हमने वो डी मॉर्गन लॉज करने। पहला लॉ है A यूनियन B का कंप्लीमेंट बराबर है A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। और दूसरा लॉ हमारे पास ये है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट बराबर है A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट।
तो इस तरीके से आपने ये दोनों लॉज याद कर लेने हैं। आपने इनके कुछ ज्यादा सॉल्यूशंस में नहीं पढ़ना, इनको आपने याद कर लेना है। अगर रियल लाइफ सिचुएशंस हैं इनको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है जहां पर आपने ये यूनियन और इंटरसेक्शन करके देखना है। ये सॉल्यूशंस आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, वरना इन पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने मैथमेटिक्स के उन हिस्सों की तरफ ज्यादा मेहनत लगानी है जो पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समरी है। समरी में पहली बात कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिस्टिंग नहीं करते एलिमेंट्स की, हम कोई कॉमन रूल या कैरेक्टरिस्टिक या फार्मूला लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में। दूसरा, सेट क्या होता है? ऐसा सेट which consist of all subsets of a set is called power set। तो पावर सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं कि पावर सेट ऑफ x या फिर पावर सेट ऑफ a। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं। इन डैश फॉर्म ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेट्स आर डिस्क्राइब्ड। अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लिखते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसके एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। अगर आप वर्डिंग यूज कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। अगर एक सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज़्ड टू पावर 3, आंसर होगा 8। यहां पर कोई भी आंसर ठीक नहीं दिया गया। a इज इक्वल टू 3 4, इसका सबसेट ढूंढें। सबसेट में पहला सेट होता है खाली, फिर 3 और 4 का एक सेट हो जाएगा और फिर एक इनका कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज नॉट सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। प्राइम नंबर अप टू 10 यानी कि 2 3 5 7 और बस सेट खत्म, ना 9 आना है इसमें ना 10 आना है। तो 11 वाली बात गलत है। 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 ठीक है। द टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीगर्स। हमने इंटीगर्स का कोई सेट लिखना है और वो ऐसे लिखना है कि x जो है वो -4 से बड़ा है, यानी कि वो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है या फिर आगे 1 2 3 4 5 है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन के हिसाब से, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है। तो सेट A का कंप्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3, आगे 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 10। तो ये हमारे पास है 1 2 3 5 7 9 10, ये हमारा राइट आंसर। डी मॉर्गन लॉ इनमें से ढूंढे। पहला डी मॉर्गन लॉ है इधर भी इंटरसेक्शन इधर भी इंटरसेक्शन, ये गलत है। इधर भी इंटरसेक्शन इधर यूनियन, ये ठीक होने के चांसेस हम इसको चेक कर लेंगे। दोनों तरफ इंटरसेक्शन, ये गलत है। दोनों तरफ इंटरसेक्शन, ये गलत है। डी मॉर्गन लॉ के एक्सप्रेशन में एक तरफ इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ यूनियन है, यानी कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट बराबर है A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट, या फिर A यूनियन B का कंप्लीमेंट बराबर है A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। तो यहां पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने इसकी हर एक चीज डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।